हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत और चीन सीमा विवाद पर 33वीं WMCC की बैठक बीजिंग में हुई। दोस्तों बताएंगे ये मीटिंग ऐसे हुई कि NSA अजीत डोभाल जी और वांग यी फिर से मिलने वाले हैं, क्या है इससे जुड़ी खबर। इसी बीच बताएंगे भारत हुआ वाकई में माला माल, GDP हो गई $4.3 ट्रिलियन दोस्तों। और इस हिसाब से कितने टाइम में अमेरिका और चीन से आगे निकल जाएगा अपना भारत, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे भाजपा की ईद पर सौगातें मोदी, 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना शुरू, इसमें कपड़े और खाने पीने का सामान। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे नेपाली पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है राजा ज्ञानेंद्र को। जी हाँ, बताएंगे ओली ने ऐसा फैसला क्यों लिया दोस्तों। साथ ही साथ बंगाल में हिंदू वोटर्स को हटाने की कौन कर रहा है साजिश, चुनाव शुरू भी नहीं हुए कि हिंदू वोटर्स को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है दोस्तों बंगाल से। एक एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत किसी भी देश के सामने ना कभी झुका था, ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां LAC पर भारत का स्टैंड हुआ क्लियर। सिर्फ अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति मंजूर, डोभाल वांग यी फिर से करेंगे मुलाकात। दरअसल कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले 21 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने का फैसला हुआ। डेमचोक और डेपसोंग में डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग भी कर रही हैं, लेकिन LAC पर 4 इलाके जहां 2020 के बाद से बने सभी फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ, वहां हालात जस से तस बने हुए हैं। मसलन पेंगोंग, गलवान के PP-14, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, यहाँ डिसएंगेजमेंट सबसे पहले हुआ, लेकिन पेट्रोलिंग आज भी शुरू नहीं हो पाई है। 18 दिसंबर को बीजिंग में बैठक में चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब दूसरी बैठक इसी साल होनी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है। भारत और चाइना के बीच सीमा के मसले पर बनी WMCC की 33वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बयान में कहा गया है कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाली SR लेवल बातचीत के लिए साझा ठोस तैयारी करने पर सहमति जताई है। दोस्तों साल 2020 में एक बार फिर से चाइना ने वही 1962 वाली हिमाकत की, लेकिन इस बार भारत तैयार था। नतीजन चीन को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ गया और बातचीत के मेज पर आना ही पड़ा चीन को रास्ते पर लाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला। पहले तो LAC पर चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी गई। खास तौर पर यह हिदायत दी कि ग्राउंड पर किसी भी कार्रवाई के लिए दिल्ली की परमिशन का इंतजार न करें। आर्थिक तौर पर भी चीन पर कई पाबंदी लगाई गई। चाइना के लिए घुटन इतनी बढ़ने लगी कि उसे बातचीत के मेज पर आना ही पड़ गया। और इसमें सबसे अहम रोल दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने निभाया, और आप कह सकते हैं कि जयशंकर जी ने इसमें बिछाई है बिसात। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भारत हुआ माला माल, GDP हो गई $4.3 ट्रिलियन। आखिर अब ऐसे में कब अमेरिका और चीन से आगे निकलेगा अपना भारत, बताते भारत पिछले 10 वर्षों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में भारत की GDP में 105% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। IMF के मुताबिक भारत की GDP वर्तमान में $4.3 ट्रिलियन है। 2015 में GDP $2.1 ट्रिलियन थी। जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1 साल से भी कम समय का था, तब से भारत ने सकल घरेलू उत्पाद या GDP के मामले में अपनी अर्थव्यवस्था को दुगने से भी अधिक कर लिया है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने के कगार पर खड़ी है। जापान की GDP वर्तमान में $4.4 ट्रिलियन है और भारत 2025 की तीसरी तिमाही तक उस आंकड़े को पार कर जाएगा। अगर विकास की औसत दर इसी तरह जारी रही तो भारत 2027 की दूसरी तिमाही तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जर्मनी अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की GDP वर्तमान में $4.9 ट्रिलियन है। दोस्तों ऐसे में उस सवाल का हम आपको जवाब देते हैं कि सबसे अमीर देश कब बनेगा भारत, तो भारत विकास की गति के मामले में सूची में तो सबसे ऊपर है, मगर अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में शीर्ष 2 स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के $30.3 ट्रिलियन और चाइना के $19.5 ट्रिलियन बने हुए हैं। जैसा कि आप ये लिस्ट में देख पा रहे हैं दोस्तों, जर्मनी $4.9 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। जापान $4.4 ट्रिलियन के साथ चौथे स्थान पर है और भारत $4.3 ट्रिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। इस हिसाब से भारत को अपनी मौजूदा विकास दर के हिसाब से शीर्ष 2 स्थानों पर पहुंचने में 2 दशक से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मार्च 2025 तक अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण
$1.22 ट्रिलियन है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं कि भारत जीडीपी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बन जाएगी, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों जरूर दबा दीजिएगा अपने भारत देश के लिए, और साथ ही साथ कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब 30 गुना बढ़ गया है। बिहार में बने जूते पहनकर जंग लड़ रही है रूसी सेना। दोस्तों ये खबर जानकर वाकई में आपको गर्व होगा कि आप भारतीय हैं। दोस्तों भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें 2014-15 की तुलना में 174% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया सपने को साकार करता दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो एक दशक में 30 गुना बढ़ गया है। इसके तहत भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण भेजता है। दोस्तों रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि देश में ही अब 65% रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं, लेकिन पहले 65 से 70% उपकरण विदेशों से इंपोर्ट कराए जाते थे। भारत के मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार में 16 DPSU 430 से ज्यादा लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और करीब 16,000 MSME शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कुल रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर का योगदान 21% के करीब है। दोस्तों इसके अलावा अब मेड इन इंडिया बिहार जूते रूसी सेना के गेयर का हिस्सा है और सैनिक बिहार में बने जूते पहनकर जंग के मैदान में उतरते हैं। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें 23-24 में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष खरीदार बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में मेक इन इंडिया ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बता दें, भाजपा की ईद पर सौगात मोदी 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना शुरू, इसमें कपड़े और खाने पीने का है सामान। दोस्तों भाजपा ने मंगलवार को सौगात मोदी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंद तक यह किट पहुंचाएगी। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगात मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल है। प्रत्येक किट की कीमत 500 से 600 के करीब बताई गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर त्योहार के जश्न और हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं। हम हर त्योहार को रंगों से भरपूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सौगात मोदी किट बांट रहे हैं क्योंकि ये रमजान का महीना है। सभी की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, 10 आतंकवादियों की घुसपैठ के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क, तलाशी अभियान हुई तेज। जी हां, भारतीय सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 10 आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। पठानकोट में दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे के पास मंगलवार को 7 संदिग्धों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, तेज कर दिया है। ये आतंकवादी 3 समूहों में विभाजित हैं। इनका 5, 3 और 2 आतंकवादियों का समूह है। हीरानगर से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय क्षेत्र में 10 आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं, जिनमें से 5 को देखा गया है। 25 मार्च को दोपहर लगभग 12 बजे एक महिला जिसका नाम दर्शना देवी डिंगा अंब जिला कठुआ है ने अपने घर के बाहर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। संदिग्धों ने उससे पानी मांगा। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की लोकेशन भी डिंगा अब अंबवाली शेयर किया। सुरक्षा बलों ने पठानकोट और आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना, घातक कमांडो और पुलिस बल संदिग्धों की तलाश में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियां सुनसान जगहों और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की गहनता से जांच कर रही है। इंटर स्टेट चेक पॉइंट्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों में J&K में आतंकी मुठभेड़ स्थल पर 4 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED मिले हैं, जिससे बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। IED को देख लग रहा है कि आतंकवादी पूरी तैयारी से किसी बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को जानकारी साझा की है कि 2 आतंकवादियों का अंतिम समूह अभी भी उस क्षेत्र में है, लेकिन अन्य 2 समूह भाग निकले हैं। ये डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पास स्थानीय गाइड है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तुलसी गबाड़ के बाद ट्रंप के दूत आ रहे। भारत ट्रस्ट पर होगी बात, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश की होगी एक टक नजर। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA माइकल वार्ज अगले महीने भारत आ रहे हैं। सरकार बनने के बाद उनका यह दूसरा दौरा होगा। वो भारत अमेरिका ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल के तहत हाई टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर बात करेंगे। लेकिन मामले से जुड़े लोगों का मानना है कि जिस तरह के हालात
पाकिस्तान और बांग्लादेश में बन रहे हैं उस पर जरूर चर्चा होगी। ट्रंप कह चुके हैं कि बांग्लादेश के बारे में फैसला पीएम मोदी को लेना है। ऐसे में वॉल्ज के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वो माइकल वॉल्ज भारत अमेरिका संबंधों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। उनका दौरा अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी तुलसी गबार्ड के दौरे से कुछ हफ्तों बाद होने जा रहा है। गबार्ड ने प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और एनएसए अजीत डोभाल के साथ 7 अलग अलग बैठकें की थी। 21 से 23 अप्रैल के बीच भारत आ रहे वॉल्ज का भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम रहने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी अगले कुछ महीनों में अपनी पत्नी उषा वंश और बच्चों के साथ भारत आने पर विचार कर रहे हैं। वो शिमला, हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, सीज फायर पर पुतिन ने दिखाया ठेंगा, बस इस शर्त पर भरी हामी। क्या फिर से चूक गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वीडियो बैठक के बाद अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिका के मुताबिक दोनों देशों के बीच ब्लैक सी यानी काला सागर में संघर्ष विराम को लेकर समझौता हो गया है। इसके पहले यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने को लेकर समझौता हुआ था। हालांकि ये बात भी है कि एक बार फिर से पुतिन ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि इस बार भी ट्रंप यही चाहते थे कि पूरी तरह से सीज फायर पर बात बन जाए, लेकिन पुतिन ने फिर ट्रंप को अपनी शर्तों में फंसा लिया और पूरी तरह से सीज फायर की को ना मानते हुए सीज फायर को सिर्फ ब्लैक सी तक ही सीमित रखा और अपने लिए बिजनेस के कई रास्ते भी खोल लिए। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने फायदे के लिए कोई और शर्तें भी मनवा दी। दोस्तों व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक अमेरिका ने रशिया को वैश्विक कृषि और उर्वरक बाजारों में वापसी में मदद करने का वादा किया है। साथ ही अमेरिका इस युद्ध को परमानेंट रूप से समाप्त करने के लिए शांति वार्ता को बढ़ावा देने पर राजी हुआ। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के पीछे रशिया की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहयोग करने की मंशा जताई जा रही है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ शर्तें ऐसी है जिन पर यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों को आपत्ति हो सकती है। रशिया ने इस समझौते में यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका रशिया पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील नहीं देता तो यह संघर्ष विराम लंबे समय तक नहीं चलेगा। रशिया की मांग है कि उसे वैश्विक बाजारों में तेल, गैस और उर्वरक निर्यात को लेकर पूरी स्वतंत्रता दी जाए। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, राजा ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर सकती है नेपाली पुलिस। राजशाही आंदोलन से घबराए पीएम ओली का सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों नेपाल में पिछले कुछ दिनों से राजशाही व्यवस्था की वापसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। लोग नेपाल में लोकतंत्र की जगह पर राजतंत्र लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच इस आंदोलन से घबराए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे भारत का हाथ बता दिया है। वहीं नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांग रही है। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि भारत ने देश में राजशाही समर्थक आंदोलन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। ओली ने यह भी कहा है कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाकर भारत की भूमिका का पर्दाफाश करेगी। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान ये बातें कही। ओली ने 3 दिन पहले नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में ये बयान दिया। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ नेता द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को गिरफ्तार करने की बात कही है और ये भी कहा है कि वो बुधवार को संसद में भारत की भूमिका उजागर करेंगे। दोस्तों रविवार को ज्ञानेंद्र ने गोरखा के मनोकामना मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका नुवा कोट में भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा भी पिछले कई दिनों से राजा ज्ञानेंद्र देश भर की यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जिसको देखकर नेपाल की सरकार घबरा चुकी है और पीएम ओली भारत पर गंभीर आरोप लगा रही है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान में कश्मीर पर पूछे गए सवाल पर एक शख्स ने कहा कि हमें तरबियत ये दे दी गई, जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उधर जान कुर्बान है। कहा कश्मीर जाएंगे। पाकिस्तानी शख्स ने कहा इंशाल्लाह हिंदुओं को मारेंगे, जन्नत नसीब होगी। दोस्तों पाकिस्तान में आए दिन हो रहे आतंकी हमले से स्थिति बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपने देश के हालातों से निपटने के बजाय आए दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी जनता को भड़काने का काम कर रही है। हाल ही में बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक और सेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने जनता के मन में इतना जहर घोल दिया है कि वे कश्मीर को लेकर जिहाद की बात करने लगे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वहां के लोगों से पूछा कि क्या आप कश्मीर जाना चाहेंगे, जिस पर वहां की आवाम ने पाकिस्तानियों ने भड़काऊ जवाब दिया। एक शख्स ने कहा इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, वहां जाकर हिंदू और काफिरों को मारेंगे। हिंदुओं को मारना सवाब का काम है। हम इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, हमें तरबियतें ही यही दी गई हैं कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उधर जान कुर्बान है, शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। पाकिस्तान में हो रही महंगाई पर पूछे गए सवाल पर उसी शख्स ने कहा कि हम पैदा ही गरीब घर में हुए हैं, तो ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं। मैं रोऊं या किसी और के रोने
से महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। एक अन्य शख्स ने कहा कि घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं और यहाँ लोग 4-4 दिन के लिए जलसों पर जा रहे हैं, अपने आप को जलील कर रहे हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो, जैसी आवाम है वैसी हुक्मरान है, इंशाल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे या जिल्लत दे। एक अन्य पाकिस्तानी ने कहा, अगर मुझे सिर्फ इंडिया घुसने का मौका मिले तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा, अगर कोई इस्लाम के खिलाफ काम करेगा तो क्या उसे छोड़ देंगे। हालांकि उस शख्स ने पाकिस्तान सरकार पर भी महंगाई को लेकर निशाना साधा। उसने कहा कि हमारी हुकूमत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। लेकिन दोस्तों, आप पाकिस्तानियों की मेंटालिटी या मानसिकता देख सकते हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं कि वो भारत में घुसकर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हिंदुओं की जान ले लेंगे। जबकि दोस्तों, भारत का एक सभ्य व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर किसी भी जगह पर बैठा हो, वो इस प्रकार से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इन पाकिस्तानियों को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट में मेरा भारत महान है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान पर भरोसा है अपना भारत कह दिया है पीओके तो हर हाल में खाली करना ही होगा। जी हाँ, सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने दृढ़ता से कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है, जो कि उसको खाली करना ही होगा। पर्वतानेनी हरीश ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा बार बार उल्लेख किए जाने से उनके दावों की पुष्टि नहीं होती है या उनके राज्य प्रायोजित आतंकवाद को उचित ठहराया नहीं जा सकता। पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को अपने विभाजनकारी एजेंडे से मंच का ध्यान भटकाने से मना किया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जे वाला क्षेत्र बताया था। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, 4 दिन के दौरे पर जाएंगे मोहम्मद यूनुस। भारत से टेंशन के बीच जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बुधवार को 4 दिवसीय चीन दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनका मकसद शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से डायरेक्शन देना होगा, दिशा देना होगा। यूनुस की ये यात्रा इसीलिए भी अहम है क्योंकि हो सकता है तो अगले महीने की शुरुआत में वो पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए वो अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। बैंकॉक में 2 से 4 अप्रैल के बीच बिम्स्टेक बैठक के दौरान हो सकता है तो मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों नेता की मुलाकात पर खबर लिखे जाने तक की पुष्टि नहीं की है। वहीं यूनुस ने चीन में अपनी यात्रा के दौरान बोआओ फोरम फॉर एशिया में हिस्सा लेंगे। ये बीजिंग के रणनीतिक थिंक टैंक की वार्षिक बैठक है। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा? मोहम्मद यूनुस ने अब इस पर भी बयान दिया है। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में सेना की ओर से तख्ता पलट की अफवाहों का खारिज किया। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारियां फैलाई जा रही हैं। दरअसल यूनुस ने इंडिया टुडे को दिए बयान में कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, एक तस्वीर को दूसरे से जोड़ा जा रहा है, विदेशी घटनाओं को बांग्लादेश की घटना बताकर प्रचारित किया जा रहा है। उनका कहना है कि देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही है। हाल ही में ढाका सहित कई शहरों में छात्र नेताओं के विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों और सेना की तैनाती बढ़ाई गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर लुकाशेंको ने 7वीं बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ। यूरोप का अंतिम तानाशाह बताने वालों का उड़ाया मजाक। दोस्तों, बेलारूस के अधियानकवादी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मंगलवार को 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने उन आलोचकों का मजाक उड़ाया जिन्होंने यूरोप का अंतिम तानाशाह कहा था। लुकाशेंको ने कहा कि उनके देश में उन देशों से अधिक लोकतांत्रिक है जो खुद को इसका आदर्श मानते हैं। लुकाशेंको ने मिन्स्क के इंडिपेंडेंस पैलेस में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि आधी दुनिया हमारे तानाशाही के मॉडल के सपने देख रही है, जिसमें वास्तविक असली व्यापार और हमारे लोगों के हित प्राथमिकता में है। इस बीच देश छोड़कर विदेश में रहने वाले बेलारूस के सैकड़ों लोगों ने लुकाशेंको के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तालिबान के आगे पाकिस्तानी सेना ने टेके घुटने, अफगानों से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाए, शहबाज हमले की धमकी निकली फर्जी। दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकवादियों और बलूच विद्रोहियों के हमले से बेहाल। पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया था कि अब वो खेल के नियम बदलने जा रही है। पाकिस्तान के विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का इशारा था कि वो अब अफगानिस्तान के अंदर हमले करेगी। इस बीच डूरंड लाइन पर भी तुर्कम सीमा पर कई दिनों तक जोरदार गोलीबारी हुई। जी हाँ, तालिबानी सेना ने सीमा पर पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को उड़ा दिया। इस तनाव के बाद अब पाकिस्तान की सेना समर्थित शहबाज सरकार को अकल आ गई है। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि वो तालिबान के साथ टीटीपी के खतरे को लेकर बातचीत करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने सोमवार को एक बैठक के बाद तालिबान के साथ बातचीत का ऐलान किया। पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि तालिबान के साथ कूटनीति और बातचीत के जरिए आतंकवादियों को शरण देने के मुद्दे को सुलझाया जाएगा। इस बैठक में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि राजदूत महमूद सादिक ने अपनी हालिया काबुल यात्रा की जानकारी दी। माना जा रहा है कि टीटीपी के मुद्दे पर तालिबान ने पाकिस्तान की मांग
मांग नहीं मानी तो इस्लामाबाद की सरकार अब उसे मनाने में जुट गई है। साथ ही साथ बता दें, ब्रिटेन की सरकार ने श्रीलंका के सैन्य कमांडर्स पर लगाया प्रतिबंध, मानवाधिकार उल्लंघन के हैं आरोप। जी हां, ब्रिटेन ने मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए श्रीलंकाई सेना के शीर्ष सैन्य कमांडरों सहित 4 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। इन सैन्य कमांडर्स पर आरोप है कि साल 2009 में लिट्टे के खिलाफ सैन्य अभियान में इन लोगों ने मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने सोमवार को एक बयान जारी करके ये जानकारी दी। बयान के मुताबिक जिन सैन्य कमांडर्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के पूर्व प्रमुख शैवेंद्र सिल्वा, पूर्व नौसेना कमांडर वसंता कर्नागोडा और श्रीलंकाई सेना के पूर्व कमांडर जगत जयसूर्या का नाम शामिल है। अगली खबर बता दें, बंगाल में हिंदू वोटर्स को हटाने की साजिश कौन कर रहा है, अभी से तैयार हो रही है चुनावी पिच। दोस्तों, बंगाल चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव का काउंटडाउन 1 साल पहले ही शुरू हो गया है, लेकिन सियासी वार पलटवार अभी से ही जारी है। ममता बनर्जी इस वक्त लंदन में है, लेकिन इधर बंगाल में हिंदू वोटर्स पर जंग छिड़ी है। क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सच में टारगेट पर रख लिया गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब तक तो हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगती थी, अब हिंदुओं के वोटिंग राइट्स पर बैन लग रहा है। आरोप यह है कि हिंदुओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। आरोप यह है कि हिंदुओं को बांग्लादेशी बताकर वोटिंग राइट्स छीने जा रहे हैं। ये आरोप लंबे वक्त तक टीम ममता बनर्जी में रहे और फिलहाल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। आरोप लगाते हुए शुवेंदु अधिकारी ने जिले तक का नाम बताया और दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में फर्जी तरीके से हिंदुओं के नाम हटवाए जा रहे हैं। 98 हिंदू वोटर का नाम तो सिर्फ हिंदी बोलने के लिए काट दिया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, राज्यसभा में अमित शाह जी का टीएमसी पर तंज, कहा बंगाल में सरकार बदली, पार्टी बदली, मगर पूरी बात बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोविड प्रबंधन से लेकर पीएम केयर्स फंड तक चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब दिए और पारदर्शिता के मुद्दे पर जीप कांड से लेकर बोफोर्स और 2G तक का जिक्र करके विपक्षी कांग्रेस को घेरा और नसीहत दिया कि आप तो इस पर बोलिए ही मत। अमित शाह जी ने चर्चा में जवाब देते हुए कहा कि कुछ आपदाओं को सूचीबद्ध नहीं किए जाने को लेकर सवाल आए हैं। आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के रीता ब्रता बनर्जी ने कम फंड दिए जाने की बात कही है। यूपीए सरकार जिसमें ममता बनर्जी भी थी, उससे 367% अधिक फंड देने का काम हमने किया है। टीएमसी सांसदों के वॉकआउट के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बंगाल में सरकार बदली, पार्टी बदली, मगर वॉकआउट करने की परंपरा नहीं बदली। उन्होंने क्लियरली कह दिया दोस्तों कि 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं आने वाला, अभी जो भी करेंगे हम ही करेंगे। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों, ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।